Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. I am going to discuss chapter 2 named as Experimental Techniques in Chemistry. First of all, we define the analytical chemistry. बच्चों, सबसे पहले हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करेंगे। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह से की हुई है। 9 क्लास में आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी। आज फिर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करेंगे। तो बच्चों, सबसे ऊपर ये देखें, मैंने हैंड रिटन भी की हुई है और उसके बाद बुक में भी लिखी हुई है। जो सी करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन में बोलने लगा हूँ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ एनालिटिकल मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। बच्चों, आपके पास लैब में ऐसी एक्सपेरिमेंटल तकनीक है या एनालिटिकल मेथड है जो आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस के लिए उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए आप परफॉर्म करते हैं। तो इस केमिस्ट्री को आप किसका नाम दे दोगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि ये केमिस्ट्री की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस के लिए उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए और उसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। इसको आप किसका नाम दे देते हो? एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो ये बच्चों डेफिनेशन आपने यहाँ से नोट कर लेनी है। उसके बाद आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ chemical characterization. A complete chemical characterization of a compound must include both qualitative and quantitative analysis. अब बच्चों, चैप्टर 1 में भी आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन की थी। आज हम फिर करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस। बच्चों, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, क्वालिटी किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करना, यानी कि किसी दिए हुए कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसकी डिटेक्शन करना या फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करना। इसको आप किसका नाम दे देते हो? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब उसके बाद क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? बच्चों, जिस कंपाउंड में से आपने एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन की है, अब उस एलिमेंट की क्वांटिटी चेक करना या उसकी अमाउंट चेक करना क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाम से जाहिर है, क्वालिटेटिव यानी आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, क्वांटिटी मिकदार मालूम करना यानी उसकी अमाउंट को फाइंड करना। ये 2 डेफिनेशंस हैं। उसके बाद बच्चों, अगर आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो आपको 4 स्टेप से गुजर के जाना पड़ेगा, यानी इसके मेजर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने जिस एनालिटिकल सब्सटेंस की या केमिकल सब्सटेंस की सेपरेशन करनी है या उसका आपने एनालिसिस करना है या उसका तज्जिया करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि उस सब्सटेंस का आप सैंपल ले लें। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? ऑब्टेनिंग का सैंपल। दूसरा काम आपने क्या करना है? उस सैंपल की सेपरेशन कर लेनी है, उसको अलहदा कर लेना है। तीसरा काम आपने उसकी मेजरमेंट करनी है कि वो आपके पास कितनी मिकदार है उसकी, कितनी अमाउंट है। और चौथा काम आपने क्या करना? उसका कंक्लूजन ड्रा करना है एंड पे जाके। ये 4 काम करेंगे तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिल्ट्रेशन। अब बच्चों, फिल्ट्रेशन क्या है? किसी चीज़ को आपने, या ऐसे कह लें कि सॉल्युबल चीज़ से इनसॉल्युबल चीज़ को अलहदा करना। तो डेफिनेशन लिखी हुई, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, यानी कि लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना या अलहदा करना। उसको आप किसका नाम दोगे? फिल्ट्रेशन का। जिस तरह बच्चों, जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है पत्ती भी तो होती है ना। तो आप चाय को उस पत्ती के दानों से अलहदा करने के लिए चाय पानी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग चाय पानी भी कहते हैं, चाय पोनी भी कहते हैं। तो जिस तरह मर्जी अनाउंस कर लें, एज यू विश। तो बच्चों, उससे आप क्या करते हैं? जब उसको आप सेपरेट आउट करते हैं, उसकी फ़िल्ट्रेशन करते हैं, तो आप क्या करते हैं? जब उस पोनी में से उस चाय को गुजारा जाता है तो वो जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है, और जो पत्ती होती है, दाने होते हैं, वो जिसको आप प्रेसिपिटेट कहेंगे, केमिस्ट्री में आप उसको क्या कहेंगे? पीपीटी कहेंगे या प्रेसिपिटेट कहेंगे। वो ऊपर आ जाएंगे और जो लिक्विड है वो नीचे रह जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आप 2 चीज़ों को ईजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो बच्चों,
फिल्ट्रेशन के दो प्रोसेस या दो वेज यहाँ आप डिस्कस करेंगे। एक तरीकाकार वो जिसमें आप फ़िल्टर पेपर यूज़ करोगे, दूसरा तरीकाकार वो जिसमें आप फ़िल्टर क्रूसिबल इस्तेमाल करेंगे। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह आप इस तरीके से किसी इनसॉल्युबल चीज़ को या सब्सटेंस को सॉल्युबल सॉल्ट या सॉल्युबल लिक्विड से अलहदा कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड कौन सा हुआ, फिर फिल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर। तो बच्चों इसमें आपने जो मैंने आपको पहले बात कही है कि आपके पास कोई भी लिक्विड है, उसमें कोई इनसॉल्युबल चीज़ है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है, जिस तरह हमने चाय की एग्जांपल ली है, उसको आपने अलहदा करना है। तो आपके पास यहाँ अब आपने चाय तो नहीं करनी, जैसे कि आप अगर लैब में जाएँ तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिल्ट्रेशन के, उसमें आपके पास फ़नल भी होती है, स्टैंड भी होता है, बीकर भी होता है, और जिस सब्सटेंस की आपने सेपरेशन करवानी है वो भी होता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपके पास होती हैं। अब आपके पास बच्चों एक फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर का नाम आपने सुना होगा, फ़िल्टर पेपर लैब के अंदर प्रेजेंट है फ़िल्टर पेपर। तो बच्चों अब आपने जब आप लैब में जाएंगे तो आप वहाँ एक फ़िल्टर पेपर का नाम सुनेंगे, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर। कुछ 41 के भी होंगे, कुछ 42 के भी होंगे, यानी वॉटमैन फ़िल्टर पेपर नंबर 40 या 41 या 42। इसका क्या मतलब है बच्चों, उस फिल्टर पेपर के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिस तरह कह लें कि इसकी जो सरफेस है वो पोरस है, सुराखदार है। तो ये डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर, पोरस के साइज़ के ऊपर कि इसका नंबर क्या है। जो 40 वाला है उसका साइज़ कुछ और होगा, जो 41 वाला है उसका साइज़ डिफरेंट है 40 से, और जो 42 है उसका डिफरेंट है साइज़ 40 से और 41 से। कहने का मतलब है कि इनके जो नाम रखे हुए हैं वो उनके अंदर मौजूद पोरस या छोटे छोटे सुराख की बेस के ऊपर रखे हुए हैं। जिस तरह की उसके सुराख का साइज़ होगा उस तरह उसका नाम रख दिया होगा। तो यहाँ हम कौन सा फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं कॉमनली, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, ये लिखा हुआ बात, विच पोर साइज इज़ बेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द प्रेसिपिटेट। यानी कि आपने फ़िल्टर पेपर कौन सा यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ या जो आपके पास केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर जो पीपीटी हैं, प्रेसिपिटेट हैं, वो कितने साइज़ के हैं। ऐसा ना हो कि वो प्रेसिपिटेट साइज़ छोटा हो तो आप फ़िल्टर पेपर ऐसा ले लें जिसके अंदर जो पोरस है वो थोड़े बड़े हों, तो वो प्रेसिपिटेट भी इसमें से इजीली गुजर जाएंगे, तो फिर आपके पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तो हुआ ही नहीं है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि हमने फ़िल्टर पेपर कौन सा यूज़ करना है। यहाँ फ़िल्टर पेपर की प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है कि फ़िल्टर पेपर शुड बी अ लार्ज इनफ सो दैट इट इज़ 1/4 to 1/2, यानी कि आपके पास जो फ़िल्टर पेपर है वो उसका साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए। उसके बाद दूसरी लाइन में फ़नल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। फ़नल नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आप फ़नल भी देखेंगे। तो फ़नल की करैक्टरिस्टिक्स क्या है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बच्चों दो पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को आप रिम कहते हैं, नीचे वाले जो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप स्टेम कहते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इट्स रिम इज़ एक्सटेंड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द टॉप सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द पेपर। जो कहता है कि जो फ़नल है, फ़नल के दो पार्ट हैं, एक ऊपर वाला रिम और नीचे वाला क्या है, स्टेम। और जो ऊपर वाला कहता है रिम है ना, वो उसका साइज़ 1 to 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। किससे, जब आपने उसके अंदर पेपर रख लेना ना, आगे जाके हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, फोल्डिंग फ़िल्टर पेपर और फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। उसमें आप देखेंगे कि आपने किस तरह उसको फोल्ड करके उसके अंदर रखना है, पेपर के अंदर, पेपर को फ़नल के अंदर। जब फ़नल के अंदर आप पेपर को फोल्ड करके रख लेंगे तो कहता है कि उस फ़नल की जो ऊपर वाली रिम है उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि वो 1 से 2 सेंटीमीटर उस फ़िल्टर पेपर, रखे हुए फ़िल्टर पेपर से ये ऊपर होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो स्टेम है, द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग सो दैट इट कैन एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर डाउन इनटू अ रिसीविंग बीकर। बात को ज़रा समझे। कहता है कि ये जो इसकी स्टेम है ये इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी लेंथी होनी चाहिए कि ये जिस बीकर के अंदर हमने चीज़ों को सेपरेट आउट करना है वो उस बीकर की वाल्स के साथ अटैच होना चाहिए और बिल्कुल नीचे जाके, ऐसा ना हो कि जो चीज़ हमने जो हम चीज़ सेपरेट आउट कर रहे हैं वो बाहर गिरना शुरू हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि जो फ़नल है उसकी जो नीचे वाली स्टेम है वो क्या होनी चाहिए, लेंथी होनी चाहिए।
तीसरा इसका क्या है, द टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर। बात अच्छी तरह सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, कि जो टिप है स्टेम की वो उस बीकर्स की वाल्स के साथ अटैच होनी चाहिए जिस बीकर के अंदर आपने सेपरेशन करवानी है या फिल्ट्रेशन करवानी है। अगर इस फनल की जो स्टेम है वो बीकर की वाल्स के साथ अटैच नहीं होगी तो बच्चों उस वक़्त जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि जो लिक्विड ऊपर से नीचे आ रहा है वो बीकर की वाल्स के साथ टकराने के बाद वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए। यानी कि यहाँ एक वर्ड लिखा होगा स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग, टकराना या झिड़कना होता है। कि जिस तरह अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंक रही हो, जिस तरह अगर आपने किसी बर्तन में पानी डालना तो ऊपर से वैसे ही फेंक दे तो आप देखेंगे कि उसके जो ड्रॉप हैं वो उस बीकर से बाहर की तरफ आएंगे। तो जो केमिकल आप बच्चों जिसका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वो आपके ऊपर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको खतरा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो बीकर की स्टेम है वो जो फनल की स्टेम है वो बीकर की वाल्स के साथ अटैच होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसमें किसी किस्म की स्प्लैशिंग नहीं होगी। तो बच्चों ये था इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर में आपने फ़िल्टर पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, फ़नल के बारे में पढ़ा, उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि उसको किस तरह का होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर एंड फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। बच्चों वैसे तो फ़िल्ट्रेशन को या फ़िल्ट्रेशन के बहुत सारे मेथड हैं जो आगे टॉपिक में आएंगे। सबसे पहला मेथड ये था कि फ़िल्ट्रेशन के थ्रू उसकी फ़िल्ट्रेशन कर लें या फिर क्रिस्टलाइजेशन के करें। तीसरा है सब्लिमेशन, चौथा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और पांचवा है क्रोमेटोग्राफी। तो हमने सिर्फ अभी फ़िल्ट्रेशन पढ़ा, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो पहला मेथड हम कौन सा पढ़ रहे हैं, फ़िल्ट्रेशन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आ गया फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर। इसका तरीकाकार आपने अच्छे से समझना है, फिर आपने यहाँ से पढ़ना है कि फिर समझ आएगी कि ये क्या है। आप देख रहे हैं सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों सबसे के पास बीकर है जिसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है। इसकी प्रॉपर्टी वो क्या नाम है, इसमें हमने जिस केमिकल सब्सटेंस की सेपरेशन करवानी है उसके अंदर आनी है। उसके बाद ये भी बीकर है, ये जो सेंटर में है इसको आप फनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको फनल कहते हैं। और ये क्या है, इसके साथ ये स्टैंड लगा हुआ है और ये एक ग्लास टिप है जिसकी वजह से आप उसको इसके साथ इसकी वाल्स के साथ अटैच रहने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बच्चों इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं, बीकर यूज़ हुआ है, फनल यूज़ हुई है और इसके बाद स्टैंड यूज़ हुआ है। इसका तरीकाकार क्या है बच्चों, ये जो आपको फनल नज़र आ रही है, इस फनल के अंदर अब आपने फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फ़िल्टर पेपर नहीं है, इसके अंदर फ़िल्टर पेपर है। उस फ़िल्टर पेपर को आपने किस तरह फोल्ड करके इसके अंदर रखना है। आपके पास सबसे पहले फ़िल्टर पेपर होना चाहिए, आपने उसको 2 बार फोल्ड करना है। कितनी बार फोल्ड करना है बच्चों, उसको ट्वाइस। यहाँ लिखा हुआ है द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, यानी उस पेपर को 2 बार फोल्ड करना है। तरीकाकार सुन लें, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने वो फ़िल्टर पेपर बनाना किस तरह, उसकी फार्मेशन कैसे करनी है। पहले ये तरीकाकार अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। आपके पास फ़िल्टर पेपर होना चाहिए और उस फ़िल्टर पेपर को आपने कितनी बार फोल्ड करना है, 2 बार। पहली बार इस तरह फोल्ड करना है कि दोनों के जो डायमीटर हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करते हों। समझ आ रही बात की, जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। पहले सुन लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकली वीडियो भी सेंड करें। तो पहला काम आपने क्या करना है कि आपके पास जो फ़िल्टर पेपर होगा उनकी दोनों साइड्स को आपस में मिला दीजिएगा। ऐसे मिलाना है कि दोनों के जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मैच करते होंगे। एक बार आपने ये फ़िल्टर के पेपर को फोल्ड कर लिया। अब दूसरी बार फ़िल्टर पेपर को कैसे फोल्ड करना है कि उसको जब दोबारा 2 बार फोल्ड करेंगे, अब उन दोनों के जो एजेस हैं वो मिलते हुए नहीं होने चाहिए, यानी उन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। एक का साइज़ या एक का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे का उससे थोड़ा
कम होना चाहिए, यानी उन दोनों का आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे जो आपके पास फ़िल्टर पेपर है उसका एक किनारा बड़ा है और एक किनारा छोटा है। अब जो एक लार्ज स्लाइटली, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है लार्ज या स्लाइटली लार्जेस्ट सेक्शन, इसका मतलब क्या है कि एक सेक्शन आपके पास वो है जो साइज़ में थोड़ा बड़ा है और एक वो है जो छोटा है थोड़ा सा। तो जो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा ना, अब आपने वहाँ से उसको ओपन कर देना है, उसको खोल देना है। तो आप देखेंगे कि एक साइड पे एक कागज़ का पीस चला जाएगा और दूसरी साइड पे उस कागज़ की 3 लेयर्स चली जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने उसको 2 टाइम फोल्ड किया था तो उसके अंदर कागज़ की 4 लेयर्स बन गई थी। तो जब आपने उसको लार्जर सेक्शन से ओपन किया था तो एक लेयर पेज की एक साइड पे चली गई थी और 3 लेयर्स दूसरी साइड पे चली गई थी। अब आपने उसको इस फनल के अंदर रख देना है। अब बच्चों जो पेपर था उसका जो डायामीटर है या उसका ऐसे कह लें उसकी जो डिग्री एंगल है वो 60 से ग्रेटर होगा, लेकिन जो फनल है उसकी जो एंगल की वैल्यू है वो 60 से कम होगी। तो आप देखेंगे कि वो जो आपने पेपर बना लिया है, जो फ़िल्टर पेपर आपने प्रिपेयर कर लिया है इस फनल के अंदर रखने के लिए, अब आपको चाहिए कि वो उस पेपर को इस फनल के अंदर फिट कर लें। अब क्या था, फिट करने से पहले आप क्या करें कि उसकी साइड जो फ़िल्टर पेपर आपने बनाया ना उसको बाहर वाली सरफेस को ना उसको गीला कर लें, उसको मॉइस्चर कर दे दें, गीला कर, जब गीला कर लेंगे तो आप उसके अंदर फिट करेंगे तो वो उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएगा। अगर आप उसको इस तरह गीला ना करें तो वैसे उसके अंदर रख देंगे तो बच्चों जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो वो कागज़ वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, यानी कि वहाँ से डिस्टर्ब होके अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है या वहाँ से हिल सकता है, जिसकी वजह से सेपरेशन या फिल्ट्रेशन नहीं सही होगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से गीला कर लेना है और जिस केमिकल सब्सटेंस की आपने फिल्ट्रेशन करवानी है एक बीकर में उसको लें और आहिस्ता आहिस्ता उस फ़नल के अंदर फेंकना शुरू कर दें। मैंने आपको बताया था कि जो फ़नल का एंड है, जो उसकी स्टेम है, वो इस वाल्स के साथ अटैच होनी चाहिए। तो ये देखेंगे उसके साथ अटैच है तो आप देखेंगे कि जो चीज़ उसमें से गुजारेंगे फ़नल में से जो लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा, जो अनडिज़ॉल्व पार्टिकल होंगे, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल होंगे, वो उस फ़नल के अंदर रखा हुआ जो पेपर है उसके अंदर ही जैम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इस तरह आपके पास प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी अलहदा हो जाएंगे और लिक्विड अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह आप फोल्डिंग फ़िल्टर पेपर के थ्रू आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ मैंने रेड पेंसिल के साथ लिखा हुआ मेथड्स टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वैसे जो हमने पीछे पढ़ा ना फिल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर, बच्चों ये बहुत स्लो प्रोसेस है। पहले हमने पिछले पेज में हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन थ्रू अ फ़िल्टर पेपर, ऐसा फ़िल्टर पेपर या ऐसी फिल्ट्रेशन जिसमें आप फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हो उसको आप किसका नाम दे देते हो, फिल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर। अब बच्चों ये जो फ़िल्टर पेपर वाला प्रोसेस है ना ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसको इंक्रीज़ करने के भी कुछ मेथड हैं। तो 2 मेथड हैं। पहला काम आप क्या करें कि आप सक्शन फ़िल्टर यूज़ कर लें। क्या यूज़ करें आप उसमें, सक्शन का मतलब आप वैक्यूम बना लें। जिस तरह आप कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं उसके नीचे, जिस तरह आप पीछे आपने मैं स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ा था नीचे वैक्यूम पंप लगा हुआ था, तो इधर आप सक्शन पंप लगा लें। तो इसका काम क्या होगा, आपने क्या करना है, सक्शन पंप जब लगाएंगे तो इससे आप अंदर से जो एयर होगी उसको बाहर की तरफ खींचेंगे। तो फिर क्या होगा, जब बाहर की तरफ खींचेंगे तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो पहले की निस्बत थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। एक मेथड फिर कौन सा हुआ, सक्शन फिल्ट्रेशन। और दूसरा मेथड कौन सा हुआ है, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। यानी कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को आप यूज़ करके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बच्चों फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर है क्या, इसकी फार्मेशन क्या है, ये देख लें। ये आपको 2.2 पिक में दिखाया गया है कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर किस तरह बनाना है। तो जिस तरह बच्चों आप छोटे होते जब क्लास में बैठ के जब फ़ैन बनाते थे हाथ वाले, यानी हैंड फ़ैन जिसको आप कहते थे ना, वो बनाते थे। जब क्लास में लाइट चली जाती थी तो आप लोग क्या करते थे, कागज़ लेते थे तो कागज़ से ना एक हाथ वाला पंखा बनाते थे। तो उसी तरह इसकी फार्मेशन है, वो हाथ वाला पंखा आपने बनाना है गोल। आपके पास पहले गोल कागज़ होगा जिस तरह फ़िल्टर पेपर होता है, फिर उस तरह आप उसकी लेयर्स बना लेंगी, अप्स एंड डाउन। यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है एलिवेशन एंड डिप्रेशन।
तो इस तरह की आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है, तो आपके पास कौन सा पेपर आ जाएगा, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो अगर आपको आ जाए क्वेश्चन के हाउ वी इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो आप कहें कि वी यूज़ फ्लूटेड फिल्टर पेपर टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो पहला पॉइंट उसमें क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन of such paper ordinary filter paper is folded in such a way that the fan like arrangement, पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, फैन लाइक अरेंजमेंट। दूसरी बात उसमें आपने क्या कहनी है कि इसको आपने इस तरह बनाना है कि उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो, अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इसका मतलब क्या है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इसके अप्स भी बनाने हैं, और डिप्रेशन का मतलब क्या है, इसके डाउन्स भी बनाने हैं, यानी कि एक लेयर इसकी ऊपर एक नीचे, जिस तरह फैन लाइक ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ना, इस तरह बनाने हैं आपने। और तीसरा पॉइंट आपने यहाँ से ये लिखना है कि अगर हम इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे तो इस फिल्टर पेपर का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से इसकी जो फिल्ट्रेशन की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट आपने क्या किया कि इसकी फ़ैन लाइक अरेंजमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात आपने क्या करनी है, अल्टरनेट एलिवेशन और डिप्रेशन होनी चाहिए। तीसरी बात आपने ये करनी है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बच्चों ये थे फोल्डिंग इन फिल्टर पेपर एंड फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब बच्चों जो क्रूसिबल है, ये जिस तरह आप कहते हैं कि चीनी के बर्तन नहीं सुने आपने, ये उसको कहते हैं आप क्रूसिबल। अब गूज और सिंटर्ड ग्लास, बच्चों ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम गूज था, दूसरे का नाम सिंटर्ड। तो उन दोनों ने एक गूज क्रूसिबल और दूसरा सिंटर्ड क्रूसिबल ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके नाम से रिलेट करके उसने नाम रख दिया गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब बच्चों इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गूज क्रूसिबल। इसमें क्या करना है कि आपके पास एक क्रूसिबल होगा, जिस तरह चाइना के बर्तन होते हैं, चीनी के बर्तन होते हैं, तो आपके पास एक छोटा सा बीकर होगा। छोटा सा बीकर आपके पास इस तरह का एक बीकर है। अब इस बीकर का जो पैंदा है ये किस तरह का है कि इसमें पोरस हैं छोटे छोटे, यानी कि इसमें छोटे छोटे क्या हैं, सुराख हैं। तो ये किससे बना हुआ है, पोर्सलिन से। तो इसके अंदर इसकी जो सरफेस है, इसके जो बॉटम कह लें इसको, जो बॉटम है ये किस तरह का है, इसमें छोटे छोटे पोरस हैं। तो इसको आपने फिट कर देना है किसी ऐसे उसके बीकर के ऊपर जिसके साथ एक वैक्यूम लगा होगा, या सक्शन पंप कह लें, क्या लगा होगा इसके साथ, एक सक्शन। तो ये उसके अंदर जब हम फिट कर देंगे तो इसके ऊपर जिस चीज़ को या जिस केमिकल सब्सटेंस को हमने फ़िल्टर करना है या फिल्ट्रेट करना है, उसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर ही रहेंगे। यानी कि अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास गूज क्रूसिबल है, इसको हमने या जब इसको फिट करेंगे किसी बीकर के ऊपर, तो इन दोनों के सेंटर में हमने एक फ़िल्टर पेपर रखना है, या फिर ऐसे कह लें कि हमने वहाँ पेपर पल्प रखना है, जिससे आप पेपर की तैयारी करते हैं उसका पेस्ट बना लें या फ़िल्टर पेपर रख लें वहाँ। तो जब आप उसमें से केमिकल्स या जिस केमिकल सब्सटेंस की प्रिपरेशन करनी है उसमें से गुजारेंगे, तो जो पीपीटी होंगे, जो प्रेसिपिटेट होंगे, वो इसके अंदर ही अटक जाएंगे, और जो लिक्विड होगा वो नीचे बीकर में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की सॉल्युबल पार्टिकल्स से सेपरेशन कर सकते हो। अगर अब इस मेथड का एक एडवांटेजेस ये भी है कि आपके पास वो वाला सब्सटेंस है, वो वाला सैंपल है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए या उसकी फ़िल्ट्रेशन करने के लिए आप गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपके पास केमिकल है कंसनट्रेटेड HCl, कौन सा है, HCl, या फिर KMNO4 है, KMNO4 है। अगर आपके पास इस तरह के दो केमिकल हैं जिसकी आपने सेपरेशन करवानी है या फिल्ट्रेशन करवानी है, तो फिर आपने इधर जो फ़िल्टर पेपर यूज़ किया था या फिर
पेपर पल्प यूज़ की थी, जिसको आप गुदा भी कहते हैं, तो वो यहाँ यूज़ की थी। अब आपने अगर यहाँ यही फ़िल्टर पेपर या पेपर पल्प यूज़ की तो इस HCl या इस KMnO4 के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। जब इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी तो आपके पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जहां हम इसको यूज़ करके HCl और KMnO4 की फिल्ट्रेशन कर सकें। तो बच्चों एक केमिकल का नाम है एस्बेस्टोस। इसको ऐसे कह लें कि ये इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। तो जब एस्बेस्टोस यहाँ हम यूज़ करेंगे तो जो आपके पास HCl है या KMnO4 है ये इसके साथ नहीं करेगा। तो बच्चों बात दोबारा से सुने कि अगर आपने कोई सिंपल HCl और KMnO4 के अलावा किसी केमिकल सब्सटेंस की सेपरेशन या फिल्ट्रेशन करवानी है तो उस वक्त आप गूज क्रूसिबल के नीचे पेपर पल्प रखेंगे या फिर फिल्टर पेपर रखेंगे। अगर आपने HCl की या KMnO4 की करवानी है तो फिर आप यहाँ एस्बेस्टोस यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो ये डिफरेंस के पॉइंट लिखे हुए हैं और एक इसके अलावा भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बाद में बताएंगे। पहला पॉइंट जिसका पढ़ते हैं हम गूज क्रूसिबल का, इट इज़ मेड ऑफ पोर्सलिन। ये पोर्सलिन का बना हुआ है और ये ग्लास का बना हुआ है। एक एक पॉइंट, इसकी जो बेस है, इसका जो पेंदा है, इसका जो बॉटम है वो किस तरह का है, सरफेस पोरस है। और दूसरी साइड में इट इज़ द सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील्ड इनटू अ बॉटम, यानी कि इसका बॉटम इस तरह का पोरस नहीं है। तीसरा पॉइंट, इट्स बेस इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर और एस्बेस्टोस मैट। पीछे आपने पढ़ा कि जो गूज क्रूसिबल है उसका जो पेंदा है या उसका बॉटम है वो किसके साथ हमने कवर किया होता है, एस्बेस्टोस मैट के साथ या फिर फिल्टर पेपर के साथ। दूसरी तरफ आ जाएं, इसमें हमने मैट वगैरह या एस्बेस्टोस या फिल्टर पेपर यूज़ नहीं किया, इसमें होता ही नहीं है। 4.1 point, reactive material cannot be emerge easily since they react with filter paper। बच्चों वही बात जो आपने पीछे पढ़ी है कि अगर आप उसमें रिएक्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे, यानी कि HCl था, KMnO4 था, उस वक्त आप फिल्टर पेपर नहीं बल्कि क्या यूज़ करोगे, उसके वक्त आप एस्बेस्टोस यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आ जाएंगे, आपके पास एस्बेस्टोस आपने यूज़ किया ही नहीं था, ना कोई फिल्टर पेपर यूज़ किया है। 5वां पॉइंट, फाइबर ऑफ फिल्टर पेपर और एस्बेस्टोस मैट में कंटेमिनेट द प्रोडक्ट। इसमें जो आपके पास एस्बेस्टोस था वो हो सकता है जो आपके पास केमिकल है उसको कंटेमिनेट कर दे, उसको आलूदा कर दे, और दूसरी तरफ हमने वहाँ कंटेमिनेट के लिए जो एस्बेस्टोस है वो यूज़ ही नहीं किया, तो वो हमारे पास फिर कंटेमिनेशन नहीं होगी। अब आपकी बुक से मैं 2 पॉइंट्स बोलने लगा हूँ। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि जो गूज सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है वो बेटर है किससे, गूज क्रूसिबल। ये क्वेश्चन लिख लें, वाई सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज़ बेटर दैन गूज क्रूसिबल। रिपीट करने लगा हूँ, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज़ बेटर दैन गूज क्रूसिबल। तो इसकी वजह क्या है। तो बच्चों पहला पॉइंट आपने इसमें ये लिखना है कि ये ग्लास का बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात आपने कहनी है कि इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, यानी कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इजीली यूज़ किया जा सकता है। तीसरी बात, नो प्रिपरेशन इज़ नीडेड, कि इसमें हमको प्रिपरेशन किसी किस्म की नहीं करना पड़ती। जो गूज क्रूसिबल था उसमें हमने, जो हमारे पास गूज क्रूसिबल उसको हमने फिट किया था एक बीकर के ऊपर, तो उसको हमने प्रिपेयर किया था एस्बेस्टोस लगाकर या फिर फिल्टर पेपर लगाकर। लेकिन जो आपके पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है इसको हमने किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं थी की, या इसके अंदर हमने कोई फ़िल्टर पेपर यूज़ नहीं किया या एस्बेस्टोस नहीं यूज़ किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें किसी किस्म की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसमें आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गूज क्रूसिबल है वो बेटर दैन है क्या, वो है बेटर दैन जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है इज़ बेटर दैन गूज क्रूसिबल। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोनों में डिफरेंस आए तो वो भी लिख लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने इसको प्रिपेयर किस तरह करना है पेपर को। आई रियली विश you people get something about this lecture, and thank you for this time.